शाकाहारी ससुराल में नॉन वेजिटेरियन बहू। माधुरी अपने दो बेटों और एक बहू स्वरा के साथ रहती थी। माधुरी एकदम पक्के ब्राह्मण से थी। उसके घर के खाने में लहसुन प्याज का छौंका भी नहीं लगता था। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे बहू, ला भगवान जी के आगे चढ़ाने को भोग लिया। लाई माँ जी। माधुरी खाना बनाते ही खुद खाने से पहले भगवान जी को भोग लगाना जरूरी समझती थी। उसकी बहू स्वरा भी काफी आदर्श और संस्कारी थी और इसी तरह सिलसिला जारी था कि एक दिन माधुरी का बेटा वीर एक अंग्रेजन लड़की को अपने घर लेकर पहुंचा। अरे बेटा, ये कौन है? माँ, ये लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है। हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं इसे आपसे मिलवाने ले आया। हाँ वाह बेटा, स्वागत है। माधुरी ने एमी को घर में बुला लिया और उसकी काफी खातिरदारी की। जब थोड़ी देर हो गई तब वीर घबराई हुई आवाज में बोला, माँ, मैं और एमी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं इसे इसीलिए आपसे मिलवाने लाया हूँ। क्या ये विलायती लड़की? नहीं माँ, एमी पूरी तरह विदेशी नहीं है। इसके बाबा की जन्मभूमि भारत ही है, इसीलिए ये हमारी भाषा को भी बखूबी समझती है। अरे बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ये विलायती है ना, जाने इसका खाना पीना तौर तरीके कैसे होंगे। मैं इसे अपने घर की बहू कैसे बना लूं? घबराइए नहीं सासू मॉम, मैं अपने ससुराल के लिए अपने तौर तरीके बदलने को भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे अपना लीजिए। हाँ माँ, एमी हमारी तरह रह लेगी। प्लीज आप मुझे एमी से शादी करने दीजिए। मैं चाहता तो बाहर ही किसी मंदिर में शादी कर सकता था, लेकिन यह सब कुछ आपने हमें नहीं सिखाया है। और मेरा और एमी का यही मानना है कि सभी काम माँ बाबा की मर्जी से ही होने चाहिए। माधुरी को अपने बेटे पर ममता आ गई और उसने वीर की शादी एमी से करवाने का फैसला ले लिया। मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करवाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर के कुछ रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। माधुरी एमी को देखकर मुस्कुराई। एमी को लगा कि उसकी सास बस पूजा पाठ को बोल रही है और उसने बिना सोचे समझे ही कुछ भी करने को हाँ कर दिया। फिर क्या था, दोनों परिवारों में शादी को लेकर रजामंदी हुई और वीर की शादी एमी से हो गई। शादी के बाद आज ससुराल में एमी की पहली रसोई थी। देख बहू, सबसे पहले तू मीठे में हलवा बनाकर चूल्हा पूजन कर दे और फिर तेरा जो मन हो वो चीज बना देना। जी सासू मॉम। एमी पहली रसोई में काम पर लग गई। उसने बहुत ही स्वादिष्ट हलवा तो बना दिया, लेकिन अब सवाल था कि वो खाने में क्या बनाए। मैं खाने में क्या बनाऊं? मुझे तो इंडियन फूड ज्यादा बनाना भी नहीं आता है। आइडिया, आज तो मैं सभी के लिए फ्राइड चिकन और फ्राइड राइस बनाऊंगी। एमी ने फ्रिज में चेक किया तो उसे चिकन नहीं मिला। अजीब है, मेरे घर के फ्रिज में तो हमेशा चिकन भरा रहता है। जो भी हो, अभी खाने में काफी टाइम है, मुझे ऑनलाइन चिकन मीट मंगवा लेना चाहिए। एमी ने यही किया। उसने ऑनलाइन चिकन मीट ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय मीट ले आया और दरवाजे की घंटी बजाने लगा। न जाने इस वक्त कौन आ गया। स्वरा ने जाकर दरवाजा खोला और उसने जैसे ही उस मीट के पैकेट को हाथ में लिया तो उसे कुछ गिलगिला सा महसूस हुआ और उसके हाथों से चिकन की थैली गिर गई और वो जोर से चिल्लाने लगी। अरे बहू, क्या हो गया? माँ, माँ। स्वरा ने अपनी नाक पर हाथ रखा और वो एक उंगली से चिकन की तरफ इशारा करने लगी। अरे क्या है वहाँ? माधुरी ने जैसे ही अपने घर में मीट देखा तो वो आग बबूला हो गई और जोर जोर से चिल्लाकर एमी को बुलाने लगी। एमी उस वक्त कमरे में बैठी गाने सुन रही थी। जी सासू मॉम। बहू, क्या ये तूने मंगवाया है? व्हाट? ओह अच्छा, ये? जी हाँ, ये मैंने ही मंगवाया है। एमी अनजाने में उसे उठाने जाने लगी कि तभी माधुरी ने उसे गुस्से में रोक लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसी चीज मंगवाने की? अरे ना समझ, मेरा पूरा घर अशुद्ध कर दिया। पर चुप, एकदम चुप। अगर मैंने फिर कभी इस चीज का नाम भी तेरे मुंह से सुना ना तो मैं तेरी जबान को काट दूंगी। मेरे घर में इन चीजों के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन मीट खाने में बुराई ही क्या है? देवा देवा देवा, ना बाबा ना, ये चीज तो छी तू बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हमारी सासू माँ तो लहसुन प्याज से भी परहेज रखती है और तुम तो। बस कर स्वरा। अरे मुझे पहले ही डर था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। देख बहू, अभी तो तूने नादानी में ऐसा कर दिया, लेकिन मेरे घर में ये सब खाने वालों के लिए जगह नहीं है, तो आगे से इन सब चीजों से दूर रहना। और हाँ, इस बवाल को बाहर कुत्तों को डालकर खुद को और घर को पवित्र कर देना। माधुरी ऐसे बोलकर कमरे में चली गई। स्वरा भी घिन मानती हुई अपने कमरे में चली गई और एमी उनका मुंह देखती रह गई। व्हाट द हेल? अब ये मुझे चिकन से भी जुदा कर देंगी क्या? ओह गॉड। एमी ने वहां से सब कुछ साफ कर दिया और वो अपने कमरे में चली गई।
इसी तरह बिना नॉनवेज खाए एमी का लगभग 1 महीना बीत गया। अब उसे बहुत ज्यादा मीट खाने का मन हो रहा था, तो उसने एक दिन मौका देखकर, जब उसकी जेठानी और सास घर में नहीं थी, फ्राइड चिकन ऑर्डर कर दिया। ओह गॉड, बस मेरा ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट चिकन जल्दी से आ जाए। लगभग आधे घंटे में एमी का ऑर्डर आ गया और वो उसे मजे लेकर अपने कमरे में खाने लगी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया डियर चिकन। एमी उसमें सॉस लगा लगा कर बड़े ही मजे से खा रही थी कि तभी उसकी जेठानी और सास घर लौट आए और एमी को आवाज देने लगे। ओह गॉड, मुझे इसे कहीं छिपाना होगा। एमी, क्या कर रही हो? जल्दी आओ। आ रही हूँ। एमी जल्दी जल्दी से चिकन को छिपाकर अपना चेहरा साफ किए बिना ही अपनी सास के पास चली गई। जी सासू माँ, ये तेरे चेहरे पर क्या लगा हुआ है? एमी घबरा गई। कुछ नहीं। ये बदबू। बहू, सच सच बता। सच में तो वो। क्या वो? एमी डर गई और उसे अपनी सास को सब कुछ बताना पड़ा। सारी बात सुनकर माधुरी गुस्से से लाल पीली होने लगी। अरे मुझे बस यही डर था। अरे क्या इस दुनिया में लड़कियों का काल पड़ गया था जो मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे की? तूने सत्यानाशी मेरे सारे रिवाजों को तोड़ दिया। माधुरी खूब एमी को बुरा भला सुनाने लगी। एमी को गुस्सा आ गया और वो बोली, नॉनवेज खाने में बुराई क्या है? अरे इस दुनिया में आधे से ज्यादा लोग मीट खाते ही हैं सासू मॉम, और अगर हम लोग इन्हें नहीं खाएंगे तो एक दिन इनकी आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये हम लोगों को खाने लगेंगे। मीट इतना खाया जाता है लेकिन फिर भी जानवरों की कमी महसूस नहीं होती। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इनकी पैदावार बहुत ज्यादा है और नॉनवेज खाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये मेरी गलती थी जो मैंने इस घर में नॉनवेज खाया। तो ठीक है, अब से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, लेकिन सिर्फ इस घर में। अगर मेरा मन होगा तो मैं बाहर जाकर जितना चाहूँ उतना नॉनवेज खा सकती हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। मैं अपने पति के साथ कहीं और रह लूंगी। अपनी बहू की इतनी बातें सुनने के बाद माधुरी को समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या बोले, और उसने अपनी बहू को बाहर जाकर नॉनवेज खाने की इजाजत दे दी। किसी भी इंसान के साथ जोर जबरदस्ती करना अच्छा नहीं है। हमें क्या खाना है, क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, ये हमारे हाथ में है। बस शर्त है कि हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। एमी ने भी अपनी सास की बातों को माना और उसने कभी भी घर में नॉनवेज नहीं मंगाया। ऐसा करने से कभी घर में कलेश भी नहीं हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे। देखो बहू, कल तुम्हारा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पांचों की पांचों अभी अच्छे से खाना खा लो, क्योंकि कल तुम्हें रात के चांद निकलने के बाद ही खाना मिलेगा। महेश्वरी की ये बात सुनकर उसकी पांचों बहू खाना खा लेती है, जिसके बाद वो सभी सो जाती हैं। अगले दिन सुबह 5 बजते ही महेश्वरी की पांचों बहू नींद से उठ जाती हैं और नहा धोकर पूजा पाठ करती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ जी सुनिए जरा, बाबूजी तारा और हमारे पतियों के लिए खाना कहाँ से बनाएंगे? घर में तो राशन ही नहीं है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। माँ जी, राशन तो 1 हफ्ते से ही खत्म हो रहा है। माँ जी, आज तो हम सबका करवा चौथ का व्रत है और पूजा पाठ की सामग्री भी हमारे पास नहीं है। हे माता रानी, तू ये हमें कैसे दिन दिखा रही है? कोई बात नहीं, इसे एक परीक्षा ही समझ लो। शायद चौथ माता हमसे हमारे पतियों की लंबी उम्र के लिए परीक्षा ले रही है। वो पांचों ये बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर दामोदर राशन और कुछ पैसे लेकर आता है। अरे भाग्यवान, अपनी बहुओं से क्या बात कर रही हो? लो, मैं राशन लेकर आया हूँ। अब बहुओं को बोलो कि वो कुछ खाने को बना ले। अजी, आपके पास ये राशन के पैसे कहाँ से आए? ओहो भाग्यवान, तुम आम खाओ, गुठली मत गिनो। अच्छा सुनो, ये लो 1000 रुपए। आज मेरी पांचों बहुओं का करवा चौथ का व्रत है। जाओ अपनी पूजा का सामान लेकर आओ। दामोदर एक मजदूर आदमी था। उसे जहाँ काम मिलता था वहीं पर वो काम कर लिया करता था। वहीं दूसरी तरफ उसके पांचों बेटे, जिन्हें उसने पढ़ाया लिखाया तो था, लेकिन वो पांचों अपनी किस्मत के चलते एक ही जगह पर आकर रुक गए थे। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी, तो वो अपनी पांचों बहुओं को करवा चौथ का सामान दिलाने बाजार लेकर जाती है। माँ जी, देखो ये कितनी प्यारी चूड़ियाँ है। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत ही सुंदर है। चूड़ियाँ देखने के बाद महेश्वरी अपनी पांचों बहुओं को रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनाती है। उसके बाद वो उन्हें थोड़े से फल और चौथ माता की तस्वीर और मिट्टी का कलश और बाकी पूजा का सामान भी दिलवा देती है। बाजार में चलते चलते जब वो आगे पहुँच जाते हैं तो उन्हें एक जगह बहुत ही भीड़ नजर आती है। अरे माँ जी, वहाँ पर ऐसा क्या है जो इतनी भीड़ लग रही है? अब ये बात तो हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगी। चलो, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। महेश्वरी अपनी पांचों बहुओं के साथ उस भीड़ वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर उन्हें एक लड़की औरतों को मेहंदी लगाते हुए नजर आती है। अरे वाह, क्या बात है, ये लड़की तो बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है। हाँ माँ जी,
मेहंदी लगाना तो बहुत जरूरी है। करवा चौथ वाले दिन हाथ सूने नहीं रहने चाहिए। हाँ जी, हमारी माँ भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाया करती थी। ये तो बहुत बड़ा शगुन है। आपको हमारे भी मेहंदी लगवानी चाहिए। महेश्वरी के पास केवल 300 रुपए ही बचे थे, जिसके चलते पहले तो वो चुप हो जाती है, लेकिन फिर बाद में वो अपनी 5 बहुओं से कहती है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम लगवा लो मेहंदी। महेश्वरी की बात सुनने के बाद वो 5 बहुत खुश होती हैं। तभी रूपाली मेहंदी वाली लड़की से कहती है, अरे बहन, हमारे भी मेहंदी लगा दो। रूपाली के पूछने पर वो लड़की उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। उसे देखकर अपना मुंह बना लेती है, जिसके बाद वो कहती है, हाँ बोलो, कौन सी और किस टाइप की मेहंदी लगवाना चाहते हैं आप? जो डिजाइन सबसे ज्यादा सुंदर हो, ऐसा कोई डिजाइन जिसे लगाते ही मेरे हाथ चमक उठे। मुझे तो पूरे भरे हुए हाथ लगवाने हैं। मुझे ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बेल लगा दो। और मुझे तो नायरा वाली मेहंदी लगवानी है। इन 5 की फरमाइश सुनकर बेबिका कहती है, जैसी मेहंदी तुम 5 लगवाना चाहती है, वैसी मेहंदी लगवाने वाली औकात तो तुम्हारी लगती नहीं है मुझे। अरे ये क्या तमीज है तुम्हारी बात करने की? अरे जानती भी हो कौन हूँ मैं? अरे पूरे गांव और बाहर शहर में मेरा नाम ही नाम है। जरा अपनी हालत तो देखो। कौन लगाएगा तुम जैसे मुफ्त के ग्राहकों को मेहंदी? तुम अपना रेट बताओ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, एक बहू के दोनों हाथों पर मेहंदी लगाने के 500 रुपए लूंगी। इसका मतलब 5 बहुओं के 2500 हो गए। बोलो, दे सकते हो इतने पैसे? महेश्वरी ये सुनते ही शांत रह जाती है, और उसकी बहू भी, क्योंकि उनके पास एक को लगवाने के लायक भी पैसे नहीं बचे थे। अरे क्या हुआ? तुम्हारी तो सिट्टे पिट्टी गुल हो गई। बस इतने में ही पता चल गई कि तुम्हारी असली औकात क्या है। अब चली जाओ यहाँ से। बेबिका की बातें सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं ये सारी बातें तारा स्कूल से उसी रास्ते से आते हुए सुन लेती है, और एक मेहंदी के चलते वो अपनी 5 भाभी और अपनी माँ को इतना जलील होते हुए देख नहीं पाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस मेहंदी वाले की इतनी हिम्मत कि ये मेरी भाभी और मेरी माँ को इतनी बातें सुनाएगी। इसका बदला तो मैं इससे एक दिन जरूर लूंगी। उस दिन कम पैसों में ही तारा की 5 भाभी और उसकी माँ करवा चौथ का व्रत पूरा कर लेती है। ऊपर से उन सभी के हाथ ऐसे ही सूने रह जाते हैं। अगले दिन से वो जंगल में जाकर मेहंदी तोड़ती है और उसे पीस कर कीप में भर लेती है, और वो अपने स्कूल में उसे ले जाती है। तारा अपने स्कूल में अपनी सहेलियों के हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। कई बार बिगड़ती तो कई बार बहुत अच्छा डिजाइन बन जाता। ऐसे ही धीरे धीरे वो मेहंदी लगाना सीख जाती है, और वो अपनी भाभीयों और अपनी माँ को बताए बिना ही लोगों के मेहंदी लगाकर पैसे कमाना शुरू करती है। अब जब दोबारा से करवा चौथ आएगा तो मैं अपनी माँ और भाभीयों को नई साड़ी लाकर दूंगी और अपने हाथों से उनके हाथों पर मेहंदी लगाऊंगी। तारा इसी तरह से पैसे जोड़ती रहती है, और जैसे ही पूरा 1 साल बीत जाता है, वो करवा चौथ से कुछ ही दिन पहले अपनी भाभीयों को बनारसी साड़ियाँ लाकर देती है। अरे वाह, ये साड़ियाँ तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए तारा? माँ, मैं 1 साल से पैसे जोड़ रही थी। चलो बढ़िया है। अच्छा बहू सुनो, हमारे गांव में एक लड़की अभी मेहंदी लगाना सीख रही है। उसे बुला दूंगी, वो ठीक ठाक मेहंदी लगा देगी तुम्हारे हाथों पर, और उसको ज्यादा पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं अपनी भाभीयों के हाथों पर खुद मेहंदी लगाऊंगी। तारा ऐसा कहकर खुद ही अपनी भाभीयों के हाथों पर मेहंदी लगाती है। उसके लगाए हुए डिजाइन इतने सुंदर और प्यारे होते हैं कि सभी देखते ही रह जाते हैं। तारा, तुमने इतनी अच्छी मेहंदी लगाना कहाँ से सीखा? तारा अपनी 5 भाभीयों और माँ को सब बताती है। पूरे 1 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। तारा की बात सुनकर सब उसे बहुत प्यार करते हैं, जिसके बाद तारा अपनी भाभीयों को मेहंदी लगाकर अपने घर के बाहर एक स्टॉल खोलती है। उसके जैसी सुंदर मेहंदी किसी को भी नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो एक ही दिन में बहुत सारा पैसा कमा लेती है, और अगले दिन वो एक दुकान खरीद लेती है। धीरे धीरे पूरे गाँव में तारा बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, जिसकी खबर बेबिका तक पहुँच जाती है। मैं हमेशा सबको मेहंदी लगाती हूँ। चलो अब मैं भी किसी पॉपुलर मेहंदी आर्टिस्ट से मेहंदी लगवाऊंगी। बेबिका तारा की दुकान पर जाती है, जहाँ बहुत भीड़ होती है। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आता है। तुम तो बहुत छोटी हो, इतनी भीड़ से पता चलता है कि तुम्हारे रेट भी अच्छे ही होंगे। बताओ अपने रेट, मुझे भी तुमसे मेहंदी लगवानी है। मेरे रेट देने की तुम्हारी औकात भी है, लेकिन अब तुम आई हो तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें फ्री में बहुत अच्छी मेहंदी लगाऊंगी। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? तारा बेबिका को बीता हुआ आईना याद दिलाती है, जिसके चलते बेबिका को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो तारा की 5 भाभीयों और उसकी माँ से माफी मांगती है, जिसके बाद वो खुद अपने हाथों से उन्हें मेहंदी लगाती है। ये देखकर तारा को बहुत खुशी मिलती है,
क्योंकि उसे वो चीज मिल गई थी जिसके लिए उसने पूरे 1 साल से मेहनत की थी। बहुत कम उम्र में उसने अपने से बड़ी लड़की को जिंदगी का एक सबक सिखाया था और अपनी ही मेहनत से वो अपने परिवार की परेशानियों को भी दूर करती है और उनके साथ साथ सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।